नमस्कार, आज है 23 जून, दिन शुक्रवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 डिग्री का। मैं हूं स्वाति रायना। हो जाइए तैयार बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए। अमेरिका में बीते 45 घंटों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो भारत के लिए सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बेहतर भविष्य का प्रमाण पेश करती है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी संसद तक सिर्फ मोदी मोदी की गूंज होती रही और अमेरिका के सांसद भी भारतीय प्रधानमंत्री के दीवाने हो गए। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगा है, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई बार बार खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। यह सब नरेंद्र मोदी का जलवा है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, वहां की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत हुआ जिसे देखकर भारत के दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। वैसे तो अमेरिकी संसद के इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार आए थे, लेकिन इस बार अमेरिका के राजकीय मेहमान के रूप में मौजूद थे। प्रधानमंत्री के विजन को अमेरिकी सांसद गौर से सुन रहे थे। करीब 58 मिनट के भाषण में अमेरिकी सांसदों ने 15 बार खड़े होकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होने के बाद तालियों की गूंज रुक नहीं रही थी। अमेरिकी सांसद ऑटोग्राफ लेने के लिए पीएम मोदी के पास आ गए। संसद अमेरिका का था, लेकिन जयकारे भारत माता के लग रहे थे। अमेरिकी संसद से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पावन व्हाइट हाउस में भी दिखा। अमेरिका के राजकीय मेहमान नरेंद्र मोदी का स्वागत पूरी दुनिया गौर से देख रही थी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन सम्मान के साथ उन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर ले गए। व्हाइट हाउस की बालकनी से प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने हाथ हिलाकर अतिथियों का अभिवादन किया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। भारत और अमेरिका के चुनिंदा लोग इस खास आयोजन में मेहमान थे। अमेरिका में बीते 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो केमिस्ट्री दिखी है, वो केमिस्ट्री नई हिस्ट्री लिख रही है। ये हिस्ट्री सिर्फ भारत और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि अब दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान भी शामिल है। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास है, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सिद्धांत सिब्बल के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वॉशिंगटन। भारत और अमेरिका आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक साझेदारी की नई उड़ान भर रहे हैं। उत्साह ऐसा कि भारत के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के फैसले का ऐलान खुद व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। इसके अलावा नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर भी सहमत हुए हैं। अब स्वदेशी 4.5 और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रफ्तार को अमेरिकी F414 जेट इंजन ताकत देंगे। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए ये जेट इंजन तैयार करेंगी। अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल इलेक्ट्रिक के प्रमुख एच लॉरेंस कल्ब जूनियर की मुलाकात के बाद जेट इंजन को लेकर भारत के लिए गेम चेंजर समझौते की घोषणा हुई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है।
अब आपको समझना होगा भारत के लिए ये जेट इंजन कितना महत्वपूर्ण है और इस इंजन की ताकत क्या है। दुनिया में सिर्फ 4 देश अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं, लेकिन अब HAL और जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर इन इंजनों को तैयार करेगी। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। चलिए अब आप समझिए कितना ताकतवर और भरोसेमंद है F414 इंजन। अब तक 1600 से ज्यादा 414 इंजन डिलीवर हो चुके हैं। जिन विमानों में ये इंजन लगे उन्होंने 50 लाख से ज्यादा घंटों की उड़ान भरी है। ये टर्बोफैन इंजन 98 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। नई तकनीक वाले कूलिंग सिस्टम से इस इंजन की क्षमता और उम्र और बढ़ जाती है। इसी के साथ इसके पार्ट्स भी लंबे चलते हैं। अमेरिकी नौसेना के सुपर हॉर्नेट जैसे शक्तिशाली विमानों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के मुताबिक उनके इंजन का कोई तोड़ नहीं और इन इंजनों की ताकत से चलने वाले भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान भी बेजोड़ हो जाएंगे और अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। वॉशिंगटन से विशाल पांडे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। और अब आज की कवर स्टोरीज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शानदार डिनर का आयोजन किया था और इस डिनर में दिलचस्प ये था कि इसमें मिलेट से बने व्यंजनों की भरमार थी। फर्स्ट कोर्स से लेकर मेन कोर्स तक मिलेट्स की बनी हुई कई चीजें इस डिनर में शामिल की गई थी। स्टेट डिनर का थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित था। स्टेट डिनर के फर्स्ट कोर्स में मैरिनेटेड मिलेट और ग्रिल्ड कॉर्न कर्नल सैलेड, कंप्रेस्ड वाटरमेलन और टैंगी एवोकाडो सॉस शामिल किया गया था। मेन कोर्स में स्टफ्ड पोर्टोबेलो मशरूम और क्रीमी सैफरन इन्फ्यूज्ड रिजोटो को शामिल किया गया। इसमें सुमाक रोस्टेड सी बास, लेमन डिल योगर्ट सॉस, क्रिस्पी मिलेट केक और समर स्क्वॉश भी था। डिजर्ट में गुलाब और इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक को शामिल किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देसी मिलेट्स अचानक से कैसे ग्लोबल हो गया? क्यों मिलेट्स पर लोगों का भरोसा बढ़ा है? दरअसल मोटे अनाज के कई फायदे हैं। आज के समय में अधिकतर लोग कई तरह की बीमारियों से परेशान रहते हैं, जिसमें से आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस की समस्या, वजन बढ़ना आम बात है। अगर आप उनमें से एक है जिन्हें ये सब परेशानियां हैं और वो अगर मिलेट्स को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो उन्हें काफी फायदा मिलता है और सेहतमंद भी है और उन्हें भी मिलेट्स का सेवन करना चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त रह सके। मिलेट्स उत्पादन के मामले में भारत पहले पायदान पर है और भारत में 16 तरीके के मिलेट्स हैं और इसका उत्पादन कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। मिलेट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोटा दाना और दूसरा छोटा दाना। दोनों को पोर्सिए फैमिली के अंतर्गत माना जाता है। मिलेट्स की कैटेगरी में बाजरा, रागी, बैरी, झंगोरा, कुटकी, चना और जौ शामिल है। मोटा अनाज हर तरह से फायदेमंद है। इसमें एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स अधिक होते हैं जिससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। वहीं शुष्क मौसम में भी इसकी पैदावार अच्छी होती है। ऐसे में किसानों के लिए भी मिलेट्स की खेती काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो जो लोकल मिलेट्स है उसकी ग्लोबल पहचान कैसे बनी और आपकी थाली से निकलकर ये स्टेट डिनर की थाली तक जो मिलेट पहुंचा है, ये जो पूरा सफर है, इसको हम अच्छे से समझेंगे आपकी सेहत के परिप्रेक्ष्य में। हमारे साथ इस वक्त जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ चुकी हैं, सांची नायक। सांची जी, बहुत धन्यवाद है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिलेट्स मोटा अनाज नया नाम इसको दिया गया। इस साल ही हमने इसे नामकरण इसका किया गया, लेकिन जो इसके फायदे हैं और ये हमारी पारंपरिक तौर पर थाली का सदियों से हिस्सा रहा है मोटा अनाज। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा खाने में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। धीरे धीरे इसका जो फिर इसकी जगह
बाकी चीज़ों ने लेनी शुरू कर दी, लेकिन एक बार फिर से इसको एक अच्छी और बड़ी पहचान मिल चुकी है और इसके गुणगान तो हम स्टेट डिनर अमेरिका में भी देख रहे हैं। सबसे पहले मिलेट्स को हम आपसे समझना चाहेंगे। मिलेट्स जिसको मोटा अनाज कहा जा रहा है, क्यों हम इसको कह रहे हैं फायदे की खदान, क्यों हम इसको कह रहे हैं कि सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है ये? जी हाँ। सो मिलेट्स जो है इसको सुपर फूड बोलते हैं हम लोग। सुपर फूड इसीलिए क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो सारे दूसरे ग्रेन्स में जो नहीं मिलता है वो इस ग्रेन में भी मिलता है। जैसे प्रोटीन हो गया, आपका कैल्शियम रिच हो गया, आयरन रिच हो गया। इसमें आप मतलब जो विटामिन और मिनरल का नाम लोगे जैसे फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो दूसरे दानों में नहीं होता, वो इसमें होता है, इसीलिए उसको सुपर फूड बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है। उसके अलावा इसका जीआई लेवल बहुत कम है, तो ये आपको कोई बीमारियों से बचाएगा। जैसे आपको डायबिटीज अगर है तो मेंटेन करेगा, डायबिटीज नहीं है तो कभी मतलब आने में देर होगी या तो आपको नहीं आएगा, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। उसके अलावा आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके अलावा ये डिटॉक्स भी करता है बॉडी को। ये आपके ऑर्गन्स के लिए जैसे लिवर, किडनी, इन सब ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी वजह से ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, तो ये कार्डियोलॉजी हेल्थ के लिए, आपकी जो कार्डियक हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए। उसके अलावा वेट लॉस के लिए तो ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका हाई फाइबर और हाई प्रोटीन, जो प्रोटीन और फाइबर होता है, ये दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो ये इसकी वजह से और इतना न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। इसकी वजह से वेट लॉस आपका बहुत इजी हो जाता है। इसके अलावा आपके किया कि इसमें एंजाइम्स भी है, बिकॉज ऑफ इट्स एंजाइम्स और इसके फाइबर की वजह से और सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहता है, आपकी गट हेल्थ बढ़िया रहती है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और गट बढ़िया रहता है तो आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहती है। इम्यूनिटी बढ़िया रहती है तो आपको सारे डिजीज से बचाती है, सारे जो भी आपके लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं उससे आपको बचाता है। तो ये सारे फायदे हैं इसके। और इसके अलावा जैसे वेट लॉस के लिए हो गया। और अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट मिलेट्स नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं। जो व्हीट और आपके बाकी हम लोग एज अ स्टेपल फूड इंडिया में अभी यूज करते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1950s में हुआ था, उस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे मिलेट्स ने बैक सीट ले लिया था और राइस और व्हीट ने डोमिनेट कर दिया था। बट वो कोई इकोनॉमिक रीजंस के लिए था, हेल्थ रीजंस के लिए नहीं था। तो आज क्योंकि साइंटिस्ट इतने आगे बढ़ गए हैं, इतना साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है, उसकी वजह से मिलेट्स फिर से आ गया है, फिर से ग्लोबली नोन हो गया है। जैसे आपके सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो हेल्थ अथॉरिटीज है, वो सब बोल रहे हैं कि यू शुड हैव मिलेट्स। तो इसके लिए मिलेट्स फिर से अभी पिक्चर में आ गया है, ग्लोबली आपको यूज कर रहे हैं। और मिलेट्स से सब कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं, वेदर इट इज ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया या डिनर हो गया, उसको आपके राइस या यही wheat की समझना जगह पे चाह आप रही थी, use कर आपने सकते हैं। इतने सारे फायदे मिलेट्स के गिना दिए। और जैसे हम घर पर भी देखते हैं, बाजरा हो गया, रागी हो गई, ज्वार है, इसके आटे के बड़ी बेहतरीन रोटियां बनाई जाती हैं, इसको अलग अलग व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। जानना जरूरी है कि सही इस्तेमाल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में अगर पास में इतना इतना बेशकीमती अगर कुछ है तो उसका सही इस्तेमाल होना बेहद जरूरी है, जो कि सही तौर पर हमें हमारी सेहत के लिए पौष्टिक हो। तो जो मिलेट्स है, चाहे बाजरा है, रागी है, ज्वार है, उसमें और भी बहुत सारे लिस्ट है मिलेट्स के जो हमने गिनाए हैं। एक मिलेट वाली जो थाली है वो कैसे होनी चाहिए, और रोज की आपने जैसे कहा जाता है कि किसी का कैलोरी कंटेंट दिन में पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए, तो वैसे ही मिलेट्स में कैलोरी कंटेंट एक पुरुष या महिला के लिए कितना एक दिन भर में होना चाहिए, सेवन कितना किया जाना चाहिए इसका? देखो, आपके जो 3 मील होते हैं उसमें से एटलीस्ट आपका 1 या 2 मील में मिलेट्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको तीनों आपके मील्स में आपको मिलेट्स लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड करना बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, ब्लड शुगर लेवल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। तो 2 मील में या तो 1 मील में होना चाहिए। जैसे आपने जाहिर किया कि मिलेट्स की रोटी बनती है, जैसे रागी का रोटी हो गया, आपका जवार का रोटी हो गया, आपके बाजरे की रोटी हो गया, आपकी कुट्टू का रोटी हो गया, ये सारे रोटी आप एज अ रोटी के फॉर्म में यूज कर सकते हो।
वही आपका सामा जो है, आपका बनियाड मिलेट जो है, आपका राजगीरा जो है, ये आप राइस की जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे आपके दाल के साथ खा सकते हो, कोई करी के साथ खा सकते हो। इसके डोसा भी बनते हैं ब्रेकफास्ट में, तो आप डोसा के तरीके से भी खा सकते हो। इसका हलवा बनता है, इसको बॉईल करके मॉडर्न सैलेड में भी यूज होता है। तो आपने सैलेड बनाया और बॉईल करके आपने उसमें मिलेट्स डाल दिया, वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो फाइबर रिच भी हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है, उसमें गुड फैट्स भी आ जाते हैं। तो ये आप एज अ सैलेड भी यूज कर सकते हो। इसके आजकल तो मतलब ग्लूटेन फ्री बेकिंग भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ग्लूटेन फ्री के लिए जैसे ब्रेड भी बना रहे हैं, कुकीज बना रहे हैं, इसका केक्स बना रहे हैं। तो मिलेट्स को आप हर खाने में यूज कर सकते हो, आपके डिजर्ट्स में भी यूज कर सकते हो। इसके तो लड्डू भी बनते हैं। तो सेवन तो आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हो, लेकिन आपकी ये 2 मील या तो 1 मील में होना चाहिए, अगेन बिकॉज इट्स कार्बोहाइड्रेट रिच। आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसलिए इसका जो सेवन है कुछ मात्रा में होना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या कुछ ऐसे लोग जिनके लिए बहुत ज्यादा मिलेट का सेवन शरीर के लिए ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है। तो इसमें भी कुछ ऐसे है चीजें जो ध्यान में रखने के लायक है? हाँ, स्पेशली जिनको डायबिटीज है तो उनके लिए ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उनको कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड नहीं करना चाहिए, प्रोटीन को ज्यादा हाई रखना चाहिए, गुड फैट्स को ज्यादा हाई रखना चाहिए। फाइबर थ्रू वेजिटेबल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ना कि ग्रेन्स के थ्रू, क्योंकि मिलेट्स तो ग्रेन्स है, सुपर फूड ग्रेन है, बहुत अच्छा ग्रेन है, बट स्टिल इट हैज कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको बोला, भले ही उसका जीआई लेवल जो है वो कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कम है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा स्पाइक नहीं करता है, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज जीआई लोड ऑल्सो। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक लोड भी होता है, तो ग्लूकोज का लोड भी होता है। तो वो जो डायबिटीज होता है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसका ज्यादा सेवन नहीं करें। तो वो लोड से आपके ब्लड शुगर लेवल में मेंटेन होने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से वो स्पाइक हो जाता है। एंड स्पेशली अगर वेट लॉस के लिए भी आप सोच रहे हो, तो ये नहीं है कि आप तीनों मील में आप मिलेट्स खाओगे तो आपको लगेगा कि आप वेट लॉस करोगे, नहीं। मिलेट्स जैसे मैंने आपको बोला कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके इंसुलिन को टच करता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपके बॉडी को मैसेज देता है कि आप फैट स्टोर करो बॉडी में। तो अगर आप इंसुलिन लेवल्स को बार बार बढ़ाते रहोगे ज्यादा मिलेट्स की सेवन करके पूरे दिन में, कि आप 3 मील 4 मील 5 मील में कि हाँ मिलेट्स वेट लॉस के लिए है, वैसे करके अगर आप उसका सेवन करोगे तो वेट लॉस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सांची, एक बात बताइए, क्या आप मौसम से भी कोई इसका रिलेशन है? मतलब कौन सा मिलेट, कौन सा मोटा अनाज कौन से मौसम में ज्यादा लाभदायक होता है, क्या ये भी मालूम होना चाहिए हम सबको, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाया जाए? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाला कोई मोटा अनाज खा लिया, मिलेट खा लिया, तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वही अगर सर्दियों में खाए तो शरीर के लिए लाभदायक होता है। यस यस। सो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी 2 मिलेट्स के बारे में। जो रागी आपका मिलेट है, जो फिंगर मिलेट हम लोग बोलते हैं, तो रागी है वो ज्यादा सूटेबल है समर्स के लिए। इट्स वेरी गुड फॉर समर्स, क्योंकि वो ठंडापन पैदा करता है बॉडी में। और जो आपका बाजरा है वो ज्यादा हीट पैदा करता है, तो उसको विंटर्स में खाना चाहिए। तो बाजरा जो है एज इट इज उसका आप उत्पादन देखोगे कि विंटर के टाइम पे ज्यादा होता है। तो बाजरे को आप विंटर के लिए रखो और समर में मत कंज्यूम करो। और रागी को जो है आप अपने समर में कंज्यूम करो और आपके विंटर में मत कंज्यूम करो। बाकी के जो मिलेट्स है वो ठीक है, वो तो आप कंज्यूम कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर, बट ये 2 मिलेट्स जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम देखते भी हैं कि छोटे बच्चों को भी जैसे रागी पॉरेज बनाकर दिया जाता है, या किसी ना किसी तरीके से बच्चों में भी, बच्चों के खान पान में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिहाज से आपकी नज़र में जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, मिलेट्स से कैसे उनका एक न्यूट्रिशियस खाना बनाया जा सकता है? क्योंकि बच्चे वैसे भी चूजी होते हैं खाने में, तो इसलिए अगर पौष्टिकता उन्हें अगर मिलेट से लेनी है तो किस तरीके के व्यंजन मिलेट से बनाए जा सकते हैं बच्चों के लिए खास तौर पर? देखो, बच्चों के लिए एक तो इसलिए यूज किया जाता है कि बच्चों के लिए आयरन और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिए, उनके बोन हेल्थ के लिए, राइट। तो उनके एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो इसके वजह से मिलेट्स इज रियली गुड फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोटीन, जो प्लांट प्रोटीन में आप जानते हो, प्लांट्स में पता है आपको कि प्लांट प्रोटीन बहुत कम चीजों में होता है। जैसे नॉन वेज में ज्यादा प्रोटीन होता है, बट मिलेट्स एक ऐसी चीज है जिसमें मिलेट्स प्रोटीन जो है आपका बहुत ज्यादा है, उसका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है वो। उसके अलावा आप जैसे आपने पॉरेज बोल दिया, तो पॉरेज हो गया, गुड़ डाल के या डेट्स का सिरप डाल के, नट्स डाल के आप पॉरेजेस बना सकते हो बच्चों के लिए।
उसके अलावा इसको कुकीज में भी यूज किया जा सकता है। तो आप घर पे ही बहुत सिंपल कुकीज बना सकते हो, या तो होम मेकर्स भी, होम बेकर्स होते हैं, उनके पास भी ग्लूटेन फ्री वाले मिलेट से बने हुए कुकीज हो गया, केक्स हो गया, ब्रेड्स हो गया। आप ये नॉर्मल जो प्रोसेस्ड ब्रेड मिलता है जो व्हीट या मैदा से बना होता है जिसमें पूरा ग्लूटेन होता है, उसको अवॉइड करके आप मिलेट्स को स्विच करो। जो ग्लूटेन फ्री वाले ब्रेड्स, कुकीज और केक्स है वो यूज करो बच्चों के लिए, तो बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। सांची, एक बात जो हमने आजकल देखी है कि जब से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों के सामने एक बार फिर से उजागर हो गया है कि मिलेट्स खाओ, और ग्लोबली मतलब लोकल से ग्लोबल हो गया है, काफी ज्यादा जो मार्केटिंग कंपनियां हैं इसको बहुत ज्यादा भुनाने भी लग गई हैं, और बहुत ज्यादा मिलेट्स के ऑलरेडी जो प्रोसेस्ड जो फूड आइटम्स हैं वो भी बाजार में मिलने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है जो घर में हम बनाएंगे इससे अच्छा एक पैकेट ले आए और उसका पैनकेक बना दिया या कोई और एक रेडी मिक्सचर से बना दिया। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, अगर मिलेट खाना है किसी को, अगर किसी को अपने खाने में ये ऐड ही करना है, तो पैकेज्ड फूड के लिहाज से ये कितना सेफ है, कितना खाना चाहिए, या फिर अगर रॉ फॉर्म में ही आप घर पे ही बना रहे हैं तो वो क्या ज्यादा बेहतर होगा किसी के लिए? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो एक है, दूसरा टाइम सेविंग है, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? देखो, जब आप बाहर से लाने की बोलते हो, और ऑब्वियसली मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गया, ब्रांड्स हो गया, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो तो आपको कैप्चर कर ही लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी सेल भी बढ़िया होती है। कहीं ना कहीं चलो गुड फूड तो आ रहा है, भले ही इट्स नॉट इट्स नॉट बैड बट इट्स नॉट वेरी बैड, तो उसका वैसे समझ लो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मिलेट्स का आटा बेचने में या पैनकेक्स मिक्स वगैरह बेचने में, उसमें सिर्फ आप जब खरीदने जाता है कोई इंसान तो उनको लेबल्स देखने चाहिए। सर लेबल पे सिर्फ मिलेट्स होना चाहिए, पीछे वो क्लीन होना चाहिए। उसके अलावा आप XYZ उसमें केमिकल्स हो गया, दूसरा कुछ भी हो गया, कहीं से आपका कॉर्न स्टार्च आ रहा है, कुछ व्हीट का कोई ग्लूटेन आ रहा है, तो वो सारा हो तो आपको नहीं है। तो आप मिलेट्स का भी कोई मिक्स खरीद रहे हो बाहर से, क्योंकि आजकल के लाइफ में चलो आपके घर में चिक्की नहीं होती है, चिक्की का आटा आप घर पे नहीं बना सकते हो। आप भले ही होल फूड इज द बेस्ट एक्चुअली, अगर आप होल फूड खा सकते हो जैसे, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, आप एज अ होल नहीं खा सकते, उसको रोटी के फॉर्म में या तो डोसा के फॉर्म में खाना है, तो आप या तो उसको ला के आप चिक्की से पिसवा के उसको आटा बना के रखिए। बट हाँ, फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाहर से खरीद रहे हो, तो लेबल जरूर पढ़िए, तो वो क्लीन होना चाहिए, सिर्फ मिलेट्स लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए उसमें। अगर बहुत सारी चीजें हैं उसके लेबल में तो आप अवॉइड करिए खरीदने में। तो मिलेट्स की थाली सेहत वाली, कैसे आप मिलेट्स को सही ढंग से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें गुण तो भरपूर है, लेकिन सही गुण पहचान कर आप कैसे अपने आप में इससे तंदुरुस्ती ला सकते हैं, ये सांची ने हमें बताया। बहुत धन्यवाद सांची हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए आप बात करते हैं दूसरी कवर स्टोरीज की। तो हमारी दूसरी कवर स्टोरी उन यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब के जरिए कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। और ऐसी एक खबर केरल से सामने आई है, जहां आयकर विभाग ने 10 यूट्यूबर्स के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की है। आईटी के रडार पर एक्ट्रेस और टीवी होस्ट पियरले माने का भी नाम शामिल है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक करीब 10 पॉपुलर यूट्यूबर्स पर छापा मारा गया है। आरोप है कि सभी क्रिएटर सालाना 1 से 2 करोड़ की कमाई करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते। इन यूट्यूबर्स में पियरले माने, ब्लॉगर्स सुजीत भक्तन, आरजू, जयराज जी नाथ, अखिल और अन्य यूट्यूबर्स के घरों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की है। और ये छापेमारी कोझिकोड और कोच्चि दोनों जगहों पर की गई है। इन सभी यूट्यूबर्स में सबसे फेमस चेहरा पियरले माने का ही है, जो केरल में बहुत लोकप्रिय है। इनके 2.5 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। टीवी होस्ट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली पियरले D4 डांस से घर घर में मशहूर हुई थी। यही नहीं, बिग बॉस मलयालम की भी विजेता रह चुकी हैं। पियरले माने फिलहाल इंडस्ट्री से ब्रेक पर हैं और अपना ब्लॉग बना रही हैं। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अलग अलग कमाई पर अलग अलग टैक्स है जिसे सरकार को बताना पड़ता है और टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो टैक्स का दायरे को भी समझ लीजिए। 3 लाख तक की कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के बीच 5% टैक्स लगता है। फिर 6 लाख 1 रुपए से लेकर 9 लाख के बीच 10% का टैक्स लगता है। तो वहीं 9 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख तक की राशि के लिए आपको 20% का टैक्स देना पड़ता है।
वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% तक टैक्स देना पड़ता है। तो यूट्यूबर्स की कमाई पर टैक्स का क्या है गुणा गणित, समझते हैं अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं इस वक्त दो खास एक्सपर्ट्स। हमारे साथ है रुचिका भगत, टैक्स एक्सपर्ट, और अमित दुबे, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। रुचिका और अमित, आप दोनों का स्वागत है हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूट्यूबर्स की कमाई क्या है, टैक्स का गणित। सबसे पहले रुचिका आपसे जानना चाहते हैं हम सबको मालूम है, हम जो नौकरी पेशा है, हमारी कमाई होती है, जो बिजनेस भी करता है, हर एक किसी ना किसी आय पर आपको टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन जो यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया से जो लोग कमाई करते हैं, उन पर टैक्स का गणित क्या कहता है, पहले ये समझाइए। देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यूट्यूबर्स के बिना हमारी जो लाइफ है वो बड़ी अधूरी है। तो आप जरा सा भी दुखी होते हैं या कुछ होते हैं, आप रील देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आप फटाफट यूट्यूब खोलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप वहां से ले लेते हैं। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं, कल मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही थी और पोर्टल चेंज होने की वजह से मेरी पेमेंट नहीं हो पाई, तो मैंने यूट्यूब खोली, वहां से देख के मैंने अल्टीमेटली अपनी पेमेंट की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूट्यूबर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। कम से कम कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड तो कम से कम ये है। जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली जब इनकी एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस भूमिका को निभाने के लिए इनकी कमाई भी हो रही है, तो इस कमाई के ऊपर इनको बिल्कुल टैक्स पे करना है। क्योंकि कोई भी, अगर आप भारत से इनकम कमाते हैं, कोई भी इनकम आप अर्न कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। यूट्यूबर्स की इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी कितनी इनकम है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में भी कवर हो सकते हैं। अगर इनकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर की नहीं जाती है तो 3 करोड़, अगर एमएसएमई में ये रजिस्टर्ड है तो उस केस के अंदर इनको जो टैक्स पे करना है अपनी टोटल रिसिप्ट्स का 8% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन 5% से ज्यादा की है, और 6% पे करना है अगर इनकी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बैंक ट्रांजेक्शन है। तो दिस इज देयर इनकम, ये इनकी इनकम है जिसको हम प्रिजम्पटिव इनकम मान के चलते हैं। माने हम मानेंगे कि इतना तो इनकी इनकम बनती ही है, 8% या 6% इनकी ग्रॉस असेट्स का। अब ये जो इनकम है इसके ऊपर इनको कोई खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रिजम्पटिव इनकम में कवर हो रहे हैं, मगर इनको अपनी किताबें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। बट अगर ये कहते हैं कि हमारी इतनी इनकम नहीं है, तो उस केस के अंदर इनको किताबें अपनी मेंटेन करनी पड़ेंगी, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा, और जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर, जैसे आपने अभी स्लैब रेट बताई है, उसके हिसाब से ये टैक्स पे करेंगे। सिमिलरली अगर एक कहता है कि मुझे प्रिजम्पटिव इनकम में जाना ही नहीं है, तो उस केस के अंदर एक नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह इनकम जो है वो असेस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जो भी एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर ये टैक्स पे करेंगे एज पर इनकम टैक्स स्लैब्स। यहाँ पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है, बट इस सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भी चार्ज होगा अगर इनकी पूरे साल की जो ग्रॉस असेट्स हैं वो 20 लाख से ऊपर की। तो अगर आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर की है, ग्रॉस असेट्स पूरे साल की 20 लाख से ऊपर की है, तो ना केवल इनकम टैक्स तो आपको देना ही है, बट जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा। जीएसटी अपने इनवॉइसेस पे रेज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपने बताया कि जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से जो कमाई करते हैं उन पर इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा अमित कि किस तरीके से इनकम टैक्स के रडार पर कई यूट्यूबर भी आए क्योंकि टैक्स चोरी का आरोप उन पर लगा, क्या जो लोग यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया से कमाई करते हैं उनको क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई ये तो आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे आपकी कमाई ही है ना। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें या कोई आप क्रिएटिव अगर कोई दिखा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, उससे आपको जो आय आ रही है वो किसी ना किसी वे में टैक्स तो होगी ही। तो क्या कितने लोग वाकई इसको सीरियसली लेते हैं, उनको मालूम होता है कि हाँ किसी भी तरीके का वीडियो बनाकर आय हो रही है तो उनको टैक्स देना पड़ता है, और क्या वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में आईटी रडार पर इतने सारे यूट्यूबर्स आए हैं? देखिए, कुछ डेटा मैं आपको दे दूं कि 2021 में करीब 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था यूट्यूबर्स का। 7.5 लाख जॉब थी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई थी यूट्यूबर्स के द्वारा। ये एक आंकड़ा है जो बड़ा खुद में बड़ा चौंका देने वाला है, और अभी 2023 में माने कि 20,000 करोड़ हो जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं थे क्योंकि हर तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, मोस्टली
कंपनीज की तरह काम नहीं करते हैं। जो ज्यादा रेवेन्यू वाले हैं, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ वाले, वो भी रडार पे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-2 लाख 5-5 लाख भी कमा रहे हैं और वो शायद रडार पे अभी नहीं आएंगे, और उनका उनका क्योंकि स्लैब भी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन रेवेन्यू वाइज ये बहुत बहुत बड़ा डेफिनेटली कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में। लोगों को ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लोगों को पता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां लोगों को पता होता है, पर वो टैक्स सेविंग के लिए और तरीके आजमाते हैं। यहाँ पर भी शायद वही रहा है, क्योंकि यूट्यूबर्स की इनकम बहुत तरीके से होती है। एक तो सीधे एडसेंस से होती है, जो गूगल उसको कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, वो खुद इंडोर्स करते हैं कुछ प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट कहीं और से भी पैसा लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारा चीज उनको ऑन पेपर रहे। अब जब ऐड डाल रहे हैं, इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कहीं एक ऐड आ गया, उसके लिए पेमेंट अलग से लिया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, एनालिटिक्स वगैरह के थ्रू वो देखते हैं कि ज्वाइंट कोई कोलैबोरेट करके कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पूरा स्पॉन्सर्ड सीरीज कर रहे हैं। सो इस तरह से कई कई चीजें हैं जहां से वो एक ही वीडियो के अंदर हो सकता है 4 लोगों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट इंडोर्स कर दिए। कई बार वो पूरी की पूरी सीरीज एक ही कंपनी की। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, और कई बार लोगों को नहीं पता होता कि इसके लिए किसको किस ब्रैकेट में रखा जाए। पर जो ओवरऑल अर्निंग है वो क्लियर है। वो ओवरऑल अर्निंग यदि आप पेपर पे देखेंगे तो जैसा अभी मैडम ने कहा, मेरे ख्याल से वो चीज ऐसा नहीं है कि कोई किसी को पता ना हो। जब आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका एक स्टाफ होता है और वो सारा स्टाफ वो मैनेज करता है, और उसी में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसी में कहीं टैक्स बचाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ चीजें गलत तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं और उस वजह से ये रेट पड़ी। ओके रुचिका, एक बात बताइए, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया अगर हम एक ओवरऑल बोलें तो इसमें एक तरीके से एज कोई पैरामीटर नहीं है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कोई कंटेंट क्रिएट करके, चाहे 6 साल का बच्चा है या 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं। तो जब यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन के बाद टैक्स लगने की बात आती है, तो जो माइनर्स होते हैं, नॉर्मली हम इनकम टैक्स पे देखते हैं कि माइनर की जो इनकम से की जो आय होती है वो पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है। तो यूट्यूब के केस में, यूट्यूब से के आय से केस में क्या रूल है? अगर एक माइनर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या कर रही है यूट्यूब से, तो वहां पर क्या टैक्स के रूल लागू होते हैं? आप इस सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो माइनर है, एक जो माइनर नहीं है। जो माइनर नहीं है उनके ऊपर तो नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। जब मैं माइनर की बात करती हूँ तो यस, माइनर की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है, वो क्लब होती है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स के हाथ में, मदर या फादर हूसोएवर हैज अ हायर इनकम, उनकी इनकम में क्लब होगी और वो उस इनकम में अपनी इनकम मिला के टोटल इनकम पे टैक्स पे करेंगे। तो माइनर खुद टैक्स पे नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी आईटीआर, उसके लिए आईटीआर फाइल करने के लिए और उस इनकम पे टैक्स पे करने के लिए। ओके, बिल्कुल आपने बताया। अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बाकी कंट्रीज में कैसे नियम है। जो जैसे मानिए यूएस में अगर देखें, वहां पर जब यूट्यूब से कमाई होती है तो किस तरीके से उसको टैक्स किया जाता है, वहां पर कितनी ट्रांसपेरेंसी है? जैसा आपने कुछ यहाँ पर लूप होल्स गिनाए, वहां पर किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है? रूल्स लॉ तो काफी सिमिलर ही होते हैं, और वहां पर भी अधिकतर आप देखेंगे तो जो बच्चों वाले चैनल है स्पेशली, उनकी अर्निंग सबसे ज्यादा है। 60 करोड़ 70 करोड़ की अर्निंग है ईयरली, इस हद तक भी वहां अर्निंग है। और उसके बाद वो लोग सिर्फ यूट्यूब से नहीं कमाते। एक बार जब एक सेलिब्रिटी बन जाता है कोई बच्चा या बड़ा, तो उसके बाद वो बहुत सारे प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड मार्केट में भी इंडोर्स करता है। रिबन काटने का भी पैसा लेता है, बोलने का भी लेता है, प्रेजेंट कहीं हो रहा है तो वहां का भी लेता है। तो उसकी अर्निंग बहुत सोर्सेस से आ रही होती है। और एक जैसा मैंने आपसे कहा कि हर तरह की जब अर्निंग अलग सोर्स से आती है तो एक पूरी कंपनी की तरह वर्क होता है, वो एक ऐसे इंडिविजुअल नहीं रह जाता, स्पेशली जब ये ब्रैकेट क्रॉस करता है। और उस केस में जो भी कंपनी के नॉर्म्स है वो वहां पर लगते हैं। वो उसमें आईपी लॉ भी लगेगा, उसमें इनकम टैक्स लॉ भी लगेंगे, और जो आईआरएस उनका सिस्टम है वो भी पूरा एप्लीकेबल होता है। तो ये चीज एक अधिक उसमें सिर्फ बच्चा फिर एक एक्टर है, बाकी सारे ऑपरेशंस हैं, कैमरा है, एडिटिंग है, जो उसका आउटडोर शूट है का खर्चा है, खाना पीना, वो सारी चीजें एज ए कंपनी होती है। तो वो जो कंपनी की तरह ट्रीट होगा, तो उसमें जो बच्चे की इंडिविजुअल अर्निंग उन्होंने जो भी रखी होगी, जैसे कि बताया अभी कि वो एक पेरेंट की अर्निंग में ऐड होगी, लेकिन बाकी जो अर्निंग है वो ऐसे कंपनी देखी जाएगी और कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, जो भी ब्रैकेट में आती है उस हिसाब से उस पर एप्लीकेबल होता है। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, इसमें कोई भारत अलग नहीं है। रुचिका, बिल्कुल छोटा जवाब समअप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अगर अभी हमें देख रहे होंगे, वो शायद उनके मन में सवाल होगा, भाई ये तो क्या हो रहा है कि आईटी की रडार
कि रडार पर कई यूट्यूबर्स हैं, कई हम भी रडार पर ना आ जाएं, तो किन बातों का ख्याल रखना है ये आप बताइए उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए। उनको इनकम टैक्स भरना है, कैसे भरना है और क्या किस गलती से बचना है? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको जिंदगी बड़े आराम से गुजारनी है, बिना किसी लिटिगेशन के गुजारनी है, तो आई थिंक आपको जब भी इनकम हो रही है तो आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए। बिल्कुल। तो आपको मैंने जैसे बताया है कि आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर होते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर कवर नहीं होना चाहते हैं, आप नॉर्मल बिजनेस इनकम में कवर होना चाहते हैं, तो अपना प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर टैक्स पे कीजिए। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 से ऊपर की है तो आपको एडवांस टैक्स ही पे करना है, जो साल में 4 बार क्वार्टर्स होते हैं उसके अंदर पे करना है। जीएसटी का मैंने आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी ग्रॉस सिर्फ 20 लाख से ऊपर की है तो आपको जीएसटी के रूल्स ही फॉलो करने हैं यहाँ पे। ये तो सब है ही है, बट इसके अलावा जैसे अभी बताया गया कि बहुत अच्छी कमाई है, तो अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर की है तो आपको टैक्स ऑडिट का भी रूल फॉलो करना पड़ेगा, बट दैट इज एज एंड व्हेन आपकी 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड करती है, या फिर अगर 1 करोड़ से ऊपर एक्सीड कर रही है और आपकी जो कैश ट्रांजेक्शंस है, चाहे वो सिप्स है चाहे वो पेमेंट्स है, तो वो 5% से ज्यादा की है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि आपको इनकम टैक्स जीएसटी के रूल्स का ध्यान रखना है। आप कमाई कर रहे हैं, साथ साथ टैक्स भी पे कीजिए और लिटिगेशन से बचे रहिए हमेशा। बिल्कुल, तो यूट्यूब से हो रही कमाई और टैक्स भरना है बेहद ही जरूरी। धन्यवाद करेंगे रुचिका और अमित, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सी खबरें रही हैं जो दिन भर सुर्खियों में रही शामिल टॉप न्यूज में। जम्मू से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी को कभी टक्कर नहीं दे पाएगा और 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष फिर से बुरी तरह हारेगा। अमित शाह ने कहा कि ये विपक्ष चुनाव आते ही एक होने लगता है, जिसके बाद नहीं पता चलता कि इसका हुआ क्या। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तो पहले से ही सहारे की जरूरत है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी बिहार में गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 22 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। नीतीश कुमार 20 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे और आज पटना की धरती पर जब वो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को विश्व नेताओं की ओर से की जा रही प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हजम नहीं हो रही। मुंबई में फ्लाइट हाईजैक की बात करने पर एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार विस्तारा की फ्लाइट में बैठा था। उसने फोन पर किसी से कहा कि हाईजैक की सारी प्लानिंग है, उसका सारा एक्सेस है, चिंता मत करना। ये सुनते ही उसके बगल में बैठे दूसरे यात्री ने क्रू मेंबर को ये बात बताई। उन्होंने उस संदिग्ध यात्री को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। घटना गुरुवार की है। मीडिया में ये जानकारी आज सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि संयुक्त ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 5 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। अब सीबीआई 28 जून तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुंबई के एक कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत बढ़ा दी। पहले कोर्ट ने उन्हें आर्यन ड्रग केस में 23 जून तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे। अमेरिका में मोदी चर्चा में हैं और इधर बिहार में उनके विरोधी। जून 1974 में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने पटना में कांग्रेस का सिंहासन खाली कराने के लिए संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया था, लेकिन जून 2023 में दोनों ने उसी पटना में कांग्रेस के साथ मंच साझा किया है।
लेकिन जिस तरह से बैठक के बाद बयान दिए गए, सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी को 2024 में हराने के लिए सब साथ साथ हैं। एक तरफ विपक्षी पार्टियों की पटना में महाबैठक, तो दूसरी ओर अमेरिका की संसद में मोदी की जबरदस्त गूंज। 2024 के चुनावी रण में कदम रखने से पहले मोदी विरोधी विपक्षी नेता एकजुट हुए, महामंथन किया और मोदी सरकार पर करारा प्रहार भी किया। बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने लालू यादव से आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी को खुद नीतीश कुमार एयरपोर्ट लेने पहुंच। कांग्रेस से नाराज केजरीवाल भी पटना पहुंचे। महाराष्ट्र से उद्धव भी बड़ी उम्मीदों के साथ पावर पॉलिटिक्स करने पहुंचे हैं, लेकिन डर ऐसा कि उनकी पार्टी को लगता है कि 2024 में आखिरी चुनाव ना हो जाए। बीजेपी इन विपक्षी नेताओं पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन सभी को एक ही बार जवाब देते हुए दावा किया कि 2024 में एक बार फिर बीजेपी 300 प्लस के पार होगी। कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। बिहार में गलबहिया कर रहे विपक्षी दलों को बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश और लालू को याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी की दादी ने उन्हें जेल की हवा खिलाई थी। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए बीजेपी ने लगे हाथ पूछ लिया कि क्या इनके हाथ ही मिलेंगे या दिल भी। देखिए, बैठक भले ही हो जाए, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। इनका दिल मिले ना मिले। पटना में इकट्ठा हुए विपक्षी नेताओं को बीजेपी के अलावा एक और विपक्षी धड़े से टक्कर लेनी है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार मायावती को बनाना चाहिए। यूपी में बगैर मायावती जी के, बगैर जयंत जी के, ओम प्रकाश राजभर के और सपा और नीतीश जी और सोनिया जी, ये लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक यूपी में कुछ नहीं हो सकता। भले ही विपक्षी एकता के नाम पर पटना में महामंथन हुआ हो, लेकिन 2024 की लड़ाई जोरदार होने वाली है। रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माइक्रॉन टेक के भारत में इंडस्ट्री लगाने की डील को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में भारत ने चिप इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप किया, जिसका अब असर होता दिख रहा है। अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ ने। सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब डिजिटल इंडिया की बात आए। चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, उनमें सेमीकंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी यूएस के दौरे पे हैं और उन्होंने सेमीकंडक्टर की एक डील साइन की है। सर, पहला सवाल ये, सेमीकंडक्टर की ये डील साइन हो चुकी है और किस तरीके से इसको आप आगे चलते हुए देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विजन दिया। उस विजन के हिसाब से कंप्लीट इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यूएस स्टेट विजिट के दौरान बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, प्रोजेक्ट साइन हुआ है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज़, जो कि विश्व की सबसे बड़ी 5 बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, उनमें से एक है। उन्होंने भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने का फैसला किया है। बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए है ये। साथ ही साथ अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च। अप्लाइड मटेरियल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, मशीनें वो बनाते हैं, उसका भारत में डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर होगा। और लैब रिसर्च जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग हिंदुस्तान के 60,000 इंजीनियर्स को मिलेगी। तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ा एक क्षण है, जिसमें एक डिफाइनिंग एक टर्निंग पॉइंट है भारत की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। सर, भारत में हमने देखा है कई डिज़ाइनर्स हैं जो माइक्रोचिप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कई सारे लोग हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कितने लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी और किस दिन पे हम इसका पहला चिप रोल आउट होते हुए हिंदुस्तान में मेड इन इंडिया चिप रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? माइक्रॉन की यूनिट से पहला मेड इन इंडिया चिप अगले 1.5 वर्षों में यानी 6 क्वार्टर्स में देखने को मिलने की पूरी संभावना है।
इसमें करीब 5,000 डायरेक्ट जॉब्स माइक्रॉन के यूनिट में प्रोड्यूस होंगे, 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। साथ ही साथ इससे बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनेगा, करीब करीब 200 के आसपास अलग अलग गैस, केमिकल, कंपोनेंट, इन सब की कंपनीज भी साथ में आएगी, उसमें अलग से एक और जॉब क्रिएशन होगा। पहला यूनिट जब आता है उसके बाद में और भी पूरी इंडस्ट्री के दूसरे यूनिट्स आते हैं। पहले यूनिट के साथ बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। फिर जैसे पहला मारुति आया था तो मारुति के टाइम में इकोसिस्टम बनने लगा, फिर दूसरी जब कंपनीज आई तो वो इकोसिस्टम उसका उपयोग होता है। ऐसा ही फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऐसी ही ग्रोथ सेमीकंडक्टर में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।